ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। लेक्चर नंबर 5 कैपिटल बजट का आज और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिर से 2 प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन किस तरीके करना है और उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है वो देखना है। इसके पहले के यानी कि लेक्चर नंबर 4 में भी हमने यही देखा, बट वहाँ पे हमें कैश फ्लो की कैलकुलेशन करनी थी, वो दोनों प्रोजेक्ट में अलग अलग दी थी और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की उसके बारे में जाना। आज का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा इससे अलग है। यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है कि हमें जो सिस्टम है वो चेंज करनी है। कोई प्रपोजल नहीं है, बट सिस्टम है जो वो चेंज करनी है। सिस्टम से मतलब कि हम अभी तक जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय लेबर, मतलब मैन पावर यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब उसकी जगह अगर हम प्लांट इवेल्यूट करें, मतलब मशीनरी इंस्टॉल करें और वहाँ से प्रोडक्शन करें तो क्या होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कंपैरिजन करनी है। तो थोड़ी इसमें अलग से डिटेल दी है और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग से होती है। देखो कैलकुलेशन अलग होती है खाली, बाकी जो हमारा बेस है, जो हमारा रूल्स जो नियम है वो तो सेम ही है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू तक हमें जाना है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए हमें चाहिए डिस्काउंट फैक्टर, मतलब इंटरेस्ट रेट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बोलते हैं उसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं कि इंटरेस्ट का रेट क्या है वो। और उसके लिए हमें चाहिए कैश फ्लो, यानी कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी हमें नई कोई चेंजेस लाना है सिस्टम में, तो वो चीज सिस्टम को हमें कंपैरिजन करनी है बाय कैश फ्लो। उसमें से हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट करके हमें रिटर्न में कैश फ्लो कितना मिलेगा, बराबर। तो यही कैपिटल बजटिंग का एक मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो वो हमें सब में यहाँ पे कॉमन रखना है। डिटेल्स हमें कोई भी तरीके की दी जाए, यानी कि 2 मशीन की डिटेल हो, 2 प्लांट की हो, 2 प्रोजेक्ट की हो, कोई भी हो, बट हमारा मेन जो एस्पेक्ट यहाँ पे वो क्या है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो हमें किस तरीके से फाइंड करना है वो खास ध्यान में रखना है। और कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी डिटेल है हमें चेंज करना है, कुछ भी सिस्टम यहाँ पे दिया है तो उसमें से भी हमें वो जानना है कि अगर हम पुरानी सिस्टम जो है वहाँ से काम करते तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना खर्चा लगता है और कितना कैश फ्लो मिलता है। और उसकी जगह से अगर हम नई सिस्टम पे जाते हैं तो नई सिस्टम पे जाने के बाद में नई सिस्टम जो हम अप्लाई करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ उसमें से हमें रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, और जो जूनी सिस्टम थी यानी कि पुरानी सिस्टम थी उसकी जगह से हमने नई सिस्टम अप्लाई की तो उसमें सेविंग कितना होता है, बराबर। पर डिपेंड ये है कि हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें कुछ इसी तरीके का डिटेल है। यहाँ पे कंपनी दी है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ अ न्यू प्लांट। अरविंद लिमिटेड जो है वो एक न्यू प्लांट खरीदने का बजट कर रही है, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं न्यू प्लांट विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय लेबर। मतलब अभी एक जो प्लांट वो कर रहे हैं वो लेबर थ्रू काम कर रहे हैं, सॉरी कैरी आउट सम ऑपरेशन परफॉर्म बाय लेबर, बराबर है, वो लेबर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। देयर आर 2 ऑप्शन अवेलेबल, प्लांट ए एंड बी। प्लांट ए एंड बी, यहाँ पे 2 प्लांट उनके पास है अवेलेबल। एक नया प्लांट लेने की बात कर रहे हैं और वो जो प्लांट है वो लेबर के द्वारा काम करेंगे, ऐसा प्लांट है। और 2 प्लांट उसके पास अवेलेबल है, 2 अपॉर्चुनिटी है, मतलब 2 ऑप्शन है, वो भी बता सकते हैं। From the following information, you are required to prepare a profitability statement and work out the payback period in respect of each plant. Profitability फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना है और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बनाना है कि प्रॉफिट कितना किस में से होता है।
दूसरा ये है कि यहाँ पे पे बैक पीरियड फाइंड करना है हमें कि कौन से प्लांट में कितना हमारा पे बैक पीरियड रहता है। अब आते हैं डिटेल्स क्या दी है, तो एस्टिमेटेड लाइफ, देखो प्लांट ए है उसकी लाइफ 5 ईयर है और प्लांट बी की लाइफ है 6 ईयर। प्लांट की कॉस्ट, ए की कॉस्ट 3 लाख, बी 5 लाख। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ये प्लांट हम अब इंस्टॉल करेंगे तो उसको चलाने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो 12,000 है और 16,000 है। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी सिस्टम थी हमारी वहाँ पे स्क्रैप होता था और यहाँ पे हमारे इसके स्क्रैप के में इतनी सेविंग होगी, इतना बचत होगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये खर्चा होगा, ये सेविंग है हमारे लिए, मतलब ये कैश फ्लो बढ़ेगा इतना, और ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये खर्च बढ़ेगा, ये प्लांट इंस्टॉल करने से इतना इतना खर्चा होगा। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, वेजेस में यहाँ पे एस्टिमेटेड सेविंग बताया है तो ये भी हमारे लिए इनकम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट रिक्वायर्ड, इतने एम्प्लॉय को हमें रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, 300 और 400। अगर प्लांट ए लेते हैं तो 300 लेबर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर प्लांट बी लेते हैं तो 400 लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वेजेस पर एम्प्लॉय, और पर एम्प्लॉय की इतनी वेजेस है 600 और यहाँ पे 600, मतलब वेजेस सेम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे अलग अलग है, बराबर। टैक्सेशन इज टू बी रिगार्ड एज 50% ऑफ प्रॉफिट। इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, यहाँ पे ये बताया कि टैक्स के लिए आपको डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, डेप्रिसिएशन ध्यान में लेना नहीं है। ओके, विच प्लांट वुड यू रिकमेंड एंड स्टेट योर रीजन इन डिटेल्स। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्लांट आप यूज करोगे, यानी कि सजेस्ट करोगे और क्यों करोगे, उसके रीजन के साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर इनकम दिखाई गई है कि अगर मैं प्लांट ए यूज करूंगा तो इतनी इनकम उसमें से जनरेट होगी, सेल्स इतना जनरेट होगा, नहीं। प्लांट बी की कोई सेल्स की जनरेट हुई है, नहीं। ए और बी प्लांट की दोनों की डिटेल हमें दी है, वहां पे ओनली फॉर सेविंग का ऑप्शन दिया है। अगर ये प्लांट हम इंस्टॉल करते हैं तो इतना हम सेव कर सकेंगे। सेव कहाँ पे कर सकेंगे, स्क्रैप में और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ने कम करने पड़ेंगे, बस वही खाली दिया है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम से अभी जो उनका सेल होता है वो तो होगा ही, उसमें कुछ फर्क होने वाला नहीं, तो मतलब उसका कैश फ्लो जो है वो तो रहेगा ही। बट यहाँ पे जो है वो कैश फ्लो में फर्क कहाँ पे पड़ेगा, इस सेविंग से फर्क पड़ेगा। सेविंग होती है तो सामने उनके खर्चे भी बढ़ते हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ती है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, बराबर। तो ये दोनों का हमें पहले वो फाइंड करना पड़ेगा कि अगर हम प्लांट ए लेते हैं और प्लांट बी लेते हैं तो सेविंग कितना हमें मिलता है, मतलब कि सेविंग के हिसाब से हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और डेप्रिसिएशन इग्नोर इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है, टोटल प्रॉफिट होता तो वहाँ से हमें वो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कहीं पे नहीं दिया है, ओनली हमें डिटेल दी गई है कि अगर प्लांट हम ए यूज़ करें या प्लांट बी यूज़ करें तो उसमें कितना खर्चा होगा और उसमें से कितनी सेविंग होगी, बराबर। वो टोटल सेल्स कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा वो यहाँ पे डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बराबर है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने किस तरह कैसे बनाया आपको समझा देता हूं मैं। सेविंग इन लेबर, सबसे पहले मैंने इनकम देखी कि इनकम कहाँ से होती है, प्लांट ए और प्लांट बी दोनों का कॉलम यहाँ पे। सेविंग कहाँ से होती है, तो लेबर जितने हम कम करेंगे उतना सैलरी बचेगी, मतलब वेजेस में सेविंग होगा। तो सेविंग इन लेबर 600 लेबर थे और 300 रुपीज़ उसकी वो वेजेस की अमाउंट थी। यहाँ पे 600 और यहाँ पे 400, सॉरी 600 वैल्यू थी और 300 नंबर्स ऑफ लेबर थे। तो प्लांट ए के अंदर आ जाएगा 1,80,000 और प्लांट बी के अंदर आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, अब स्क्रैप के अंदर सेविंग हो रही है तो वो भी हमारे लिए इनकम है। यहाँ पे 20,000 हो रहा है और यहाँ पे 30,000, तो इस दोनों का टोटल हम कर ले तो टोटल सेविंग हो गई पार्ट प्लांट ए में 2 लाख की और टोटल सेविंग हो गई पार्ट बी में 2,70,000 की, 2,70,000 की।
अब इसमें खर्चा कितना होता है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे होगा 12,000 का और यहाँ पे होगा 16,000 का। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ेगी 38,000 और यहाँ पे 54,000, यानी कि टोटल प्लांट ए में खर्चा होगा 50,000 का और प्लांट बी में खर्चा होगा 70,000 का। तो लास्ट जो हमारे नेट सेविंग जो है वो टोटल सेविंग हो जाएगी यहाँ पे 1,50,000 की और यहाँ पे 2 लाख की। अगर डेप्रिसिएशन हमें नहीं यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पूरा प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट नहीं है, ओनली फॉर हमारा जो सेविंग होता है वो और जो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता है वही हम उसका डिफरेंस लाए, तो इतना प्रॉफिट बढ़ेगा वहाँ पे, जितना भी प्रॉफिट होगा उतना। तो यहाँ पे हम खाली टैक्स सीधा माइनस कर लेंगे 50%, तो 50% टैक्स माइनस किया तो नेट सेविंग आ गई 74,000 और यहाँ पे 1 लाख। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एकदम अलग ही क्वेश्चन है, कैश फ्लो की कैलकुलेशन हमने की, पर जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी है कैश फ्लो की जो सेविंग होती है और एक्सपेंस होता है उतने से ही हमने की। टोटल प्रॉफिट यानी कि सेल्स और एक्सपेंस उसकी भी डिटेल नहीं है, तो उसकी हमें यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर सकते हैं। भले क्वेश्चन में दिया है कि डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड, अगर नहीं भी दिया तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, कौन सी मेथड यूज करनी थी, हमें मेथड यूज करनी थी पेबैक पीरियड। ठीक है, तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हर साल यानी कि ईच ईयर जो हमारा कैश फ्लो है वो कॉमन रहता है, तो हमारी फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ओके, तो प्लांट ए की टोटल मशीन की वैल्यू थी 3 लाख और 75,000 कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट होता है, तो ये 4 साल में हम उसका रिटर्न ले सकेंगे। प्लांट बी के अंदर आ जाता है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो प्लांट ए इज एक्सेप्टेबल या फिर प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसमें जल्दी हमें कैश फ्लो मिल जाता है वापस। वहाँ पे 5 साल लगता है और यहाँ पे 4 साल में ही हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं कैलकुलेशन दोनों प्लांट की कंपैरिजन करके। अब आते हैं पेबैक पीरियड के हिसाब से हमने देख लिया कि प्लांट ए जो है वो एक्सेप्टेबल है यानी कि प्रॉफिटेबल है। अब हम इसकी दूसरी एक मेथड से यानी कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट की मेथड पे भी देख लेते हैं कि कौन सा प्लांट एक्सेप्टेबल है। पहले जो था वहां पे पेबैक पीरियड के अंदर बताया गया था कि डेप्रिसिएशन को आपको इग्नोर करना है। अब हम डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पे यूज करके आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप दूसरी मेथड यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की मेथड से भी आप ट्राई करें कि कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। तो चलिए उस टाइप से भी हम देखें। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मुझे चाहिए PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम गिने तो मान लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट है मेरा, बराबर। अब प्लांट ए का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाता है 5 साल से हम डिवाइड कर ले सीधा तो 60,000 और यहाँ पे 6 ईयर उसकी लाइफ थी मशीन की। क्वेश्चन में देख लेते हैं, बराबर 5 और 6। मैं यहाँ पे ये भी आपको एक ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। आप फाइंड करिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा। ये जो आपने दिया है वो पेबैक पीरियड के लिए यहाँ पे दिया है कि डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर करो, बराबर। पर्पस ऑफ कैलकुलेशन टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आपको डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, वो बताया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कितना बचता है 75,000। तो देखो 75,000 जब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टैक्स मैंने माइनस कर दिया है।
और यहाँ पे टैक्स के लिए हमने जो है वो डेप्रिसिएशन का ध्यान में लिया नहीं है, तो ये सही है। जो हमें दिया था वही कि टैक्स के पर्पज से आपको जो डेप्रिसिएशन है वो ध्यान में लेना नहीं है, बराबर। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया था। अब हमें जब प्रॉफिट चाहिए पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम यहाँ पे जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया था उसमें से डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, क्योंकि जब हम रिटर्न फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रेट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे पूरे जो भी खर्चे वो सब निकल जाने चाहिए, यानी कि डेप्रिसिएशन भी निकल जाना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये हो गया 15,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये आ गया 16,667। अब हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो प्लांट ए का आता है 15,000 डिवाइड बाई 3 लाख तो 5%, और प्लांट बी का आता है 16,670 प्रॉफिट आया था डिवाइड बाई 5 लाख तो प्लांट ए का आ जाता है 3.33। तो इस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे भी प्लांट ए ही एक्सेप्टेबल है या फिर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसका रेट ऑन रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है प्लांट बी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए। मैंने क्या बोला आपको कि इसके अंदर जो मेन जो है टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, कैश फ्लो। मेथड कोई भी हो, कैश फ्लो से हमें किस तरह से कैलकुलेट करके कैश फ्लो लाना है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी थी तो हमने उस तरीके से कैश फ्लो की कैलकुलेशन की, सेविंग और एक्सपेंसेस जो बढ़ते उसमें, बराबर। अलग कोई क्वेश्चन पहले था तो उसमें सेल्स देते थे, एक्सपेंस देते थे, रेवेन्यू देते थे, बराबर, तो वो था। तो एडिशनल जो भी होता है जो प्रोजेक्ट हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं वहां से जो हमें कैश फ्लो मिलता है वो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करके उसी कैश फ्लो पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू की जब बात आए तो उसमें हमें क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर लगाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ है नहीं, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि कहीं पे भी डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया, कहीं पे भी हमें डिस्काउंट रेट भी नहीं दिया, तो यहाँ पे वो फैक्टर नहीं है। खाली पेबैक पीरियड और रेट ऑफ रिटर्न का कितना दाम है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, बराबर। भी नहीं, जो मॉडर्न मेथड है वो नहीं है। मॉडर्न मेथड में हम यूज़ करते हैं डिस्काउंट फैक्टर का, यानी कि टाइम यहाँ पे वो ऐड कर देते हैं। टाइम का जो फैक्टर जो ट्रेडिशनल मेथड में नहीं था वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड। तो इस तरीके से हम कैपिटल प्रोजेक्ट को इवेल्यूट कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है बुक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई प्रैक्टिस में दिक्कत है, कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितना हो सके आपको अगर ये अच्छा लगा है, आपको इस लेक्चर देख के कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके आप मुझ तक इस मैसेज पहुँचाएँ कि आपके लिए ये इंटरेस्टेड हो, तो मुझे और लेक्चर बनाने में और क्वेश्चन करने के लिए पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।